ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे ई कंटेंट लेक्चर को लेकर वापस आए हैं। मैं डॉक्टर राजेश खटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ, पीजी कॉलेज भिलवाड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी पूरे देश में बहुत ही भयंकर स्थिति में सब जगह फैल चुकी है। सभी विद्यालयों में, कॉलेजेस में अवकाश घोषित किया गया है कि सभी विद्यार्थी घर पर बैठकर सुरक्षित होकर ई लेक्चर के माध्यम से पढ़ें। उनको पढ़ाने का दायित्व हम प्रोफेसरों को सरकार की तरफ से, आयुक्त महोदय जी की तरफ से दिया गया है, ताकि ये हमारे ई कंटेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहें और आप इससे परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह कर पाएं। विद्यार्थियों, इससे पहले मैं 3 लेक्चर कर चुका हूं। पहला लेक्चर मेरा था कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दूसरा लेक्चर था कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको कैसे पढ़ें। इसके लिए मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या चीज़ में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप कैसा है, किस तरह की उसकी प्रकृति है, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थर्ड लेक्चर में। और भारतीय प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि प्रस्तावना क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आती है। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज जो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स ऐसा टॉपिक है जिसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपसे ये कहूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूजफुल बुक है, सब्जेक्ट है, तो यह कहना एकदम सही है। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से आपके 2 फायदे हैं। पहला तो आपका एग्जाम का जो पेपर है, सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। और दूसरा, आपको एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में जो तैयारी करनी है उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। और उसी तैयारी के हिसाब से मैं आपको यहाँ तैयारी करा रहा हूँ, ताकि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह समझ पाए। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ भी पाए, जिसका मैं लिंक मैंने वीडियो लेक्चर के अंत में दिया हुआ है। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करूंगा जो एग्जाम में भी बहुत उपयोगी है और सभी चीजों में बहुत उपयोगी है। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए, तो फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिए गए। अब देखिए, यहां सबसे बड़ी बात यह आती है कि फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से क्यों लिए। तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो फंडामेंटल राइट है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक तरीके से संहिताबद्ध किए हुए हैं। और सभी फंडामेंटल राइट्स का इतना सुंदर वर्णन वहां जो दिया गया है, उसी को हमने यहां लेकर भारतीय संविधान में इंक्लूड किया है। और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का बहुत ही अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया। और रियल में मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स, विशेषताएं इतनी अच्छी हैं कि आपको किसी भी दुनिया के संविधान में आप चले जाइए, वो आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए हम नेहरू जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, कमेटी के सभी सदस्यों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस भारत देश के लोगों के लिए इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतना अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। चलिए, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, भाग 3 में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट क्या है। भाग 3 को हम
मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। यानी ये एक ऐसा मैग्ना कार्टा था, एक ऐसा अधिकार पत्र है जिसमें फंडामेंटल राइट को विस्तृत तरीके से समझाया गया है। जैसे हमें बताया, फंडामेंटल राइट का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन 3, बी 4, सी 6, डी 8। तो मैं वो बताना चाहूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टोटल 6। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अपराधों से संरक्षण का अधिकार। अब इसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हमने इन मौलिक अधिकारों से हटाकर लीगल राइट्स की श्रेणी में हमने इसको रख दिया। अब आइए हम कुछ इसके बारे में और बातें जान लेते हैं कि ये मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट आया, ये आया कहां से। तो ये जो मौलिक अधिकार जो कॉन्सेप्ट आया, ये आया था, इस अधिकार पत्र को अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। इसका मतलब क्या है? यानी 1215 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे उन्होंने ऐसा अधिकार पत्र बनाया जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। देखिए, नागरिकों को अधिकारों को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के अधिकारों को समझने के लिए, नागरिकों को अधिकारों को यूज करने के लिए कि आपको नागरिकों को कौन कौन से अधिकार यूज करने चाहिए, उनके क्या क्या बेनिफिट्स है, उन सब की चर्चा 1215 ईस्वी में की गई। हमारे भारतीय संविधान में इन सब चीजों से कोई ना कोई चीजें ली गई। फिर लास्ट में 1699 1689 में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया। उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई और हमें इस अधिकारों के बारे में बताया गया। अब क्वेश्चन ये आता है हमने पहला पार्ट ये पढ़ा, इसमें ये समझा कौन से भाग में, तो भाग 3 में है। कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। देखिए, एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है, लेकिन हम मौलिक अधिकार स्टार्ट करते हैं 14 से। तो ऐसा क्यों? देखिए, आर्टिकल 12 में जो बताया गया है स्टेट, वो आर्टिकल 13 में जो बताई गई है विधियां, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसीलिए हम फंडामेंटल राइट को 12 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो, फंडामेंटल राइट को हम सीधा पढ़ने से अच्छा ये कि हम उसका बेसिक कवर करते चलें कि फंडामेंटल राइट बनाता कौन है, संविधान द्वारा हमें प्रदत्त है, विधियां कौन बनाता है, कौन कौन सी विधियां नागरिकों के ऊपर लागू होती है, कैसे कैसे होती है, उन सब चीजों का वर्णन यहाँ पर हमने दिया है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि फंडामेंटल राइट की व्याख्या भी अलग अलग तरीके से हुई है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए जिसमें फंडामेंटल राइट की व्याख्या की गई। जैसे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में न्यायाधीश सुब्बा राव जी ने फंडामेंटल राइट की बहुत ही अच्छी व्याख्या की। उन्होंने क्या कहा? फंडामेंटल राइट प्राकृतिक और अप्रतिदेय है, यानी ये अधिकार हमें ईश्वर ने प्रदत्त किए हैं, प्रकृति ने प्रदत्त किए हैं, जिससे हम अपने जीवन को कैसे जिएं, हम अपने जीवन को कैसे चलाएं, हम अपना जीवन का इस्तेमाल कैसे करें, हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है, वो सब चीजें और उसका खूबसूरत विस्तृत वर्णन
कोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में न्यायाधीश सुब्बा राव जी के द्वारा बताया गया। तो ये चीज भी आप नोट कर लेना। दूसरा, भारतीय संविधान जो फंडामेंटल राइट है वो किसको समर्पित है? वो है हम भारत के लोगों को। प्रस्तावना हमने पढ़ा था ना, हम भारत के लोग, यानी हम सब भारत के जो लोग हैं, लोकतंत्र शासन जो इंडिया में है वो जनता के हाथों में है। तीसरा, फंडामेंटल राइट का एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छे केसेस के द्वारा और बताया। उस केस का नाम था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत फेमस केस है। न्यायाधीश भगवती, जस्टिस भगवती ने मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या इसी केस के द्वारा की। उन्होंने क्या कहा? मूल अधिकार संघर्षों और दास्ताओं की कहानी है कि व्यक्ति को फंडामेंटल राइट कितने मुश्किल से और कितने जद्दोजहद के बाद, कितने संघर्षों के बाद मिले हैं। और मौलिक अधिकार मिलने के बाद इंसान अपना धार्मिक, व्यक्तिगत, शारीरिक एक तरह से के सर्वांगीण विकास कर सकता है। ये मौलिक अधिकारी हैं जो हमें समाज में सर उठाकर जीना सिखाते हैं। ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों को रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन क्या है उसके माध्यम से भी समझाया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को फंडामेंटल राइट राज्य के द्वारा दिया गया दान या उपहार नहीं है। ये क्वेश्चन पूछते हैं RSIS में कि फंडामेंटल राइट क्या राज्य के द्वारा दिया गया दान है? तो नहीं, फंडामेंटल राइट प्रकृति के द्वारा, संविधान के द्वारा, मानव अधिकारों के द्वारा दिया गया राइट है। यह हमें बहुत ध्यान रखना है ना। फिर इसमें यह बात आती है कि फंडामेंटल राइट को और किसमें अच्छी तरह बताया गया? बहुत सारे केसेस AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बताया गया कि मौलिक अधिकार निर्बंधित है, असीमित नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि मौलिक अधिकार पर रेस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार मिलने के बाद आप तानाशाह बन गए हो। देखो, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, लोक कल्याण, सामाजिक हित में रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है। अब आप कहो कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये कहता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी हमें रोका क्यों जा रहा है? तो अभी स्थिति कौन सी है? इमरजेंसी वाली स्थिति है। और इमरजेंसी में सरकार चाहे लोकहित और जन कल्याण में तो आपको अधिकार स्टॉप कर सकती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ना। इसलिए हमने क्या कहा है? मौलिक अधिकार निर्बंधित है, असीमित नहीं है। फिर मौलिक अधिकार पर निलंबन कब कब लगाए सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों पर निलंबन आर्टिकल 33 में लगाए जा सकते हैं, 34 में लगाए जा सकते हैं, 368 में लगा सकते हैं हम, और इमरजेंसी प्रोविजन 352, 356 और 360 में इन पर निलंबन लगा सकते हैं। तभी कहा गया ना मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बट वो रेस्ट्रिक्शन के साथ में। जैसे हम कहते हैं ना सभी को अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार है। आप अपने ईश्वर की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, उनको मानिए, विश्वास रखिए, बट दूसरे के धर्मों को नुकसान नहीं पहुंचाना है ना। एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है कि वो दूसरे की भी हिफाजत करके चले। तभी हम कहते हैं एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप किसी से अच्छा आचरण अपने लिए चाहते हो तो आपको भी दूसरे के लिए अच्छा आचरण करना होगा। इसलिए हमने मौलिक अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं।
क्योंकि यदि कोई चीज़ असीमित हो गई तो उसका नुकसान क्या होगा। आज एक कोई राजा है, उसको असीमित शक्तियाँ दे दी गई तो वो क्या हो जाता है, निरंकुश। इस तरह अगर भारतीय व्यक्तियों को भी असीमित शक्तियाँ दे दी जाती तो क्या हो जाते, हम भी निरंकुश हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हमने अधिकारों को निर्बंधित भी किया है समय समय पर। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब बहुत सारे केसों में ये बता रखा है कि मौलिक अधिकारों की अलग अलग तरीके से हमने बहुत सारे केसों में व्याख्या की। वो हम केस चैप्टर में जो जो आते रहेंगे हम उसको अच्छी तरह पढ़ते रहेंगे। फिर क्या है, मौलिक अधिकार को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मौलिक अधिकारों के मर्म को समझना पड़ेगा कि रियल में मौलिक अधिकार है क्या। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है क्या, त्याग सकता है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नहीं। फंडामेंटल राइट आपने अपनी इच्छा से धारण नहीं किए हैं। फंडामेंटल राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, भारतीय संविधान ने दिए हैं। ये प्राकृतिक अधिकार हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको त्याग या छोड़ नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें ऐसा बताया गया, जैसे पीडी शमदासिनी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में साफ बताया गया कि मौलिक अधिकारों को अधित्यजन या नहीं अधित्यजन या छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके अलावा भी वशिष्ठनाथ में भी बताया गया कि मौलिक अधिकार को त्यागा नहीं जा सकता है। चलिए, अब हम मौलिक अधिकारों को आर्टिकल वाइज स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, व्हाट इज ए स्टेट, राज्य। राज्य क्या है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, कहाँ बताया गया है। तो राज्य को आर्टिकल 12 में हमने बताया है। आर्टिकल 12 राज्य में क्या क्या आते हैं ये हम यहाँ पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ राज्य में कवर होती है, कौन कौन सी संस्थाएं या भारतीय इंस्टीट्यूशन राज्य में आते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत वर्णन से पढ़ेंगे। राज्य में भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य पदाधिकारी, ये सब आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आते हैं। दैट्स अ फॉर्मूला ऑफ द स्टेट। फिर नेक्स्ट प्राधिकारी शब्द के अंदर क्या क्या है। प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत है विधि, उपविधि, नियम, विनियम, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश बनाने की जिसको शक्ति है वो सब राज्य है। समझिए, देखिए, मैं अगर आपको एक बात कहूं कि अब आप लोग ये कहेंगे कि संसद को हमारे यहां विधि बनाने का अधिकार है। क्लियर है, संसद संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकती है। देखिए, हमारा भारत देश कितना बड़ा है, इतने सारे राज्य, इतने सारे यूनियन टेरिटरी, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स, इतने सारे गांव, सब कुछ इतना बड़ा, इतनी बड़ी आबादी वाला देश। तो सबके लिए कानून बनाने का काम तो संसद का है, लेकिन संसद क्या करते हैं, अपने पावर को डेलीकेटेड कर देती है, प्रत्यायोजित कर देती है, जिसके द्वारा अन्य संस्थाओं को भी वो विधि बनाने का अधिकार दे देती है। और जो संस्था है, जो स्थानीय प्राधिकारी, अन्य पदाधिकारी विधियां बनाएंगे वो राज्य शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अब कैसे, मैं आपको आगे इसके द्वारा स्पष्ट करता हूं। देखिए, एक केस हुआ था, इसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन लाल। यदि आप बिजली का बिल अच्छी तरह पे करते हो, समस्त सुविधाएं लेने के बाद आपने बिजली विभाग को अपना बिल पे कर दिया और बिजली विभाग वाले आके किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या किसी भी गलती की वजह से आपका लाइट कनेक्शन काट देता है, तो बिजली का अधिकार आपका क्या अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर ऐसा होता है तो हम उस बिजली विभाग के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट में दिए गए, राज्य के अगेंस्ट में दिए गए, है ना। बिजली विभाग को विधि बनाने का, नियम बनाने का अधिकार है, उप नियम बनाने का अधिकार है, या वो जो भी नियम, उपनियम, अधिनियम जो भी बनाती है,
हम इतना स्थायी शुल्क लेंगे, हम इतना इसमें ये चार्ज लेंगे, हम इसमें ये चार्ज लेंगे, इसमें ये चार्ज लेंगे, नया कनेक्शन लगेगा तो हम ये करेंगे। इस तरह से पूरा एक उनका विवरण होता है। और अगर आप बिल पे नहीं करते तो वो काट देते हैं। लेकिन यदि आपको वो सुविधाओं में कमी देती है, सब पैसा वसूलने के बावजूद भी अगर आपको वो सुविधा नहीं दे पाती है और बिना किसी कारण के अगर आपका कनेक्शन काट देती है या सुविधाएं न देने के कारण आपको दिक्कत होती है, तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में क्लेम कर रेमेडी ले सकते हैं। और जिन संस्थाओं पर आप क्लेम करके रेमेडी ले सकते हो वो सब संस्थाएं राज्य के अंतर्गत कवर होती है। एक सिंपल सा फार्मूला, जितने भी गवर्नमेंट निकाय हैं, उप निकाय हैं, संस्थाएं हैं, पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी गवर्नमेंट से गवर्न हो रहे हैं, गवर्नमेंट से फंड प्राप्त कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें जो भी गवर्नमेंट से किसी न किसी रूप से संचालित होकर चल रहे हैं, वो सब राज्य के अंतर्गत कवर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या यूनिवर्सिटी राज्य के अंतर्गत आती है? नेचुरल है, आती है, क्योंकि उसको भी अपने नियम विनियम अधिनियम बनाने के सब अधिकार है। अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इस तरह से किसी स्टूडेंट के साथ नुकसान किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसको भी स्टूडेंट को हर्जाना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट में दिए गए हैं। तो स्टेट का दायित्व क्या है कि उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अच्छी तरह से समझे, सोचे और फिर इम्प्लाइड करे। इसकी व्याख्या कौन करता है? कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है। फिर कौन कौन सी चीजें राज्य में आती है? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, LIC है, ONGC गैस है, जितने भी गवर्नमेंट निकाय है, गवर्नमेंट बॉडीज है, वो सब स्टेट में आती है। अब कुछ संस्थाएं जैसे NCERT, CSIR, ये राज्यों में कवर नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि कौन कौन सी चीजें राज्य में कवर होती है और कैसे कैसे होती है। फिर दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि क्या जुडिशरी राज्य में कवर होती है क्या? तो जुडिशरी राज्य में कवर नहीं होती है। ये नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में बताया गया, क्योंकि जुडिशरी तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रोटेक्शन देती है ना। अगर कोई राज्य नागरिकों के अधिकार को समझता नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्शन देते हैं। किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। और जुडिशरी जो भी संसद या जो भी निकाय कानून बनाती है, उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। क्यों करती है? जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो पाए। ठीक है ना। तो ये राज्य का मैंने एक छोटा सा आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताया।